हम पहुंच गए PRE 8 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर बात हो रही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझिए। एक होता है कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लोग जवाब दे रहे हो, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, जो आपको समझाना चाह रहा हूं, आप वही समझ रहे हैं, उसको मैं कंफर्म कर लूं तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कंफर्म्ड कम्युनिकेशन को ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप मेरा ईमेल आईडी लिखिए, मैंने आपको बताया ये ईमेल आईडी है। जनरल जो हम अपनी रोज़ की दिनचर्या में भी ये सब चीज़ें करते हैं। अब आपने मेरी ईमेल आईडी लिखी है, स्पेलिंग गलत लिख ली, तो मुझे नहीं पता कि आपने सही लिखी कि गलत लिखी। मैंने आपको बताया, आपने जो लिखा मैंने पूछ लिया कि हाँ जी बताना क्या लिखा, तो मैं कंफर्म करूँगा करेक्ट है, मैं कहा हाँ जी करेक्ट है, यही है। जैसे हम जनरली फ़ोन नंबर लेते हैं कई बार कि सर अपना फ़ोन नंबर बताना, उन्होंने कहा हाँ जी लिख लो 9710 जो भी नंबर लिखा, सामने वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कंफर्म करे, या फिर सामने वाला नहीं कर रहा है तो आप कंफर्म कर लें कि सर मैंने ये लिखा है, क्या यही करेक्ट है। तो हॉस्पिटल लाइन में जनरली जैसे आप मेडिसिन वर्बल ऑर्डर लेते हो, तो वर्बल ऑर्डर को आप लिखें, रीड बैक करें उसको। जो पिछली बार मैंने आपको वर्बल ऑर्डर मेडिकेशन वाली क्लास में जो MOM में बताया था, तो उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ तो हो ही रहा है ना। जब आप रीड बैक कर रहे हो, आपने उसको लिखा, रीड बैक किया, डॉक्टर से पूछा कि सर मैंने ये लिखा है, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, तो कम्युनिकेशन कैसी हो गई, इफेक्टिव हो गई। क्लियर है। मैंने रिक्शे वाले से पूछा, जनरल एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि भाई साहब मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, कितने पैसे लोगे। उसने बोला 30, लेकिन मैंने 20 सुना, ध्यान नहीं दिया, शोर बहुत था। मैं बैठ के, या मैं जनरली 20 रुपये ही देता हूँ, मैंने जनरली ऐसे ही पूछ लिया उससे, मैं बैठ के चला गया, वहाँ पर जाके मैंने उसको 20 रुपये दिए और वो बोला नहीं भाई साहब मैंने तो 30 बोले थे। अब क्या होगा बताइए, झगड़ा होगा, डेफिनेटली लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अब वो बोलेगा नहीं 30 नहीं 20, मैं सोचूंगा मैं सही हूँ, वो सोचेगा वो सही है। अब बताओ इस केस में क्या कम्युनिकेशन हुई नहीं हुई, कम्युनिकेशन हुई, बातचीत तो हुई। मैंने पूछा, उसने जवाब भी दिया, मैं बैठा भी, बैठ के भी गया, तो प्रोसेस भी हुआ, लेकिन इफेक्टिव नहीं था। वहीं पर अगर मैं कंफर्म कर लेता कि ये 30 या 20, तो कई जगह साइन लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। और या फिर वो मुझसे कंफर्म कर लेता, वो मेरे को ठीक से बता देता कि सर ये 30 रुपये लेने हैं, तो फिर वो जो बाद में हम झगड़ा कर रहे थे वो नहीं होता। मेरा मन होता मैं रिक्शे से जाता, मेरा मन होता मैं पैदल जाता, मुझे 20 ही देने थे, तो मैं कहता ठीक है भाई साहब 20 ले लो तो मैं चलूँगा, वो एग्री करता, चले जाते। वो कहता नहीं, तो मेरे को डिसीजन लेना था कि नहीं ठीक है मैं 30 दे देता हूँ, या मुझे नहीं देना था। सो कहने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन किया जा सकता है। जितनी भी प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम लाइफ में, वो कम्युनिकेशन की वजह से होती है। तो आप समझ गए, कम्युनिकेशन तो होता है, आप बोलते बोला तो था लेकिन इफेक्टिव तो नहीं था ना। आपने बोला वेटर को कि भाई साहब पानी लेके आ जाओ, वो पानी लेके आ गया, आपने कहा ये क्या पानी ले आया यार, मैं तो हमेशा बिस्लेरी की बोतल पीता हूँ, या मैं तो हमेशा किनले का वाटर पीता हूँ, व्हाटएवर हिमालयन पीता हूँ। आपका जो भी डिमांड है आपने उसको थोड़ी बताया है, तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, इफेक्टिव नहीं है। अब वो नॉर्मल पानी लेके आ गया आपके लिए, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, तब वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। या फिर आप नहीं बता रहे हो तो वो पूछ ले, दोनों में से एक भी अगर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन पड़ा होगा तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट माइनस हो जाएंगी। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ टूल्स हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वो टूल्स क्या हैं, तो सबसे पहले जो बात की जाती है वो बात की जाती है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं कैसे। तो वो 7 C's क्या हैं, वो 7 C's हैं
कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, सॉरी कंप्लीट होनी चाहिए, पहले तो कंप्लीट होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंसीडरेट होने चाहिए और कॉर्टियस होनी चाहिए। तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। 1 2 3 4 5 6 7। जो भी हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो क्लियर हो। अब क्लियर का मतलब कई जगह होता है, किससे कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, वो क्लियर हो, कंफ्यूजन वाला ना हो। वो इंफॉर्मेशन जो भी हम बताने जा रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, कंफ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि शायद आज डॉक्टर शाम को देखने आएंगे, शायद का क्या मतलब है, आएंगे या नहीं आएंगे। तो करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको डॉक्टर देखने आएंगे शाम को, आपने बता दिया। कौन से डॉक्टर देखने आएंगे तो बताया ही नहीं, कि डॉक्टर ने आपको सेकंड ओपिनियन के लिए बोला हुआ है, तो बाहर से एक डॉक्टर आपको देखने आएंगे शाम को। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो कंप्लीट होनी चाहिए, देन कंक्रीट भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अप टू द पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए उसमें कि क्या क्या चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है। तो वो कंक्रीट हो एंड देन कंसाइज हो। बहुत ज़्यादा इतना हो कि आप छोटी सी बात कहनी है और आपने उसके लिए इतना सारा बड़ी बड़ी बातें समझा दी। बात थी इतनी सी छोटी सी, तो छोटी सी बात कहनी है तो वो कंसाइज होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी डिटेल में ना हो कि उसका मेन कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। कंसीडरेट, ध्यान में रखते हुए करना है कि किससे आप बात कर रहे हो, किसको समझा रहे हो, तो कंसीडरेट करना है। कंसीडर का मतलब है आप जिससे बात कर रहे हो वो हिंदी समझता है या इंग्लिश समझता है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, कैसे उसको समझाना होगा, वो समझते हुए आपको करना है। एंड देन डेफिनेटली पोलाइटनेस, कॉर्टियसनेस, वो तो होना ही चाहिए जब आप कॉर्टियस कर रहे हो। तो आप अब ये 7 C's जो हैं, ये जरूरी नहीं है कि रिटन में यूज हो, ये आपकी वर्बल और रिटन दोनों ही टाइप की कम्युनिकेशन में यूज हो सकते हैं। चाहे आप लिख भी रहे हो तो आपका वे कैसा है लिखने का, आप उसको पोलाइट वे में लिख रहे हो या आप उसको धमका रहे हो, डरा रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, तो वहां पर कॉर्टियसनेस आ जाती है। आप किसी चीज़ को बोलें लेकिन प्यार से बोलें तो वो कॉर्टियस हो जाएगी। उसी चीज़ को आप डांट के बोले तो वो कैसा हो जाएगा, वो आपका जो कॉर्टियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है वो हमारा नहीं रहेगा। तो अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले तो ये 7 C's का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन क्लियर हो, कंप्लीट हो, कंसाइज हो, करेक्ट हो, कंसीडरेट हो, कॉर्टियस हो। क्लियर है? तो आपकी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसीडरेट एंड कॉर्टियस, इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन चाहे रिटन हो चाहे आपकी वर्बल हो, उसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं उसी से तो आपका एटीट्यूड समझ में आता है कि आपका बोलने का ढंग कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। आप हमेशा गुस्से में बात करते हो, कॉर्टियस नहीं होते हो, तो इससे समझ में आता है कि आप गुस्सेल टाइप के बंदे हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो। ठीक है, और यहाँ पर तो हेल्थ केयर लाइन है तो यहाँ पर तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है। यहाँ पर एन्जॉयमेंट के लिए नहीं आए, होटल इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम में आया है। तो हमारी एम बन जाता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं। कैसे बनाएंगे? ट्रेनिंग्स के थ्रू। तो आप ट्रेनिंग्स लीजिए, अच्छे अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस की क्लासेस लीजिए, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस लीजिए, और उस चीज़ के लिए कि वो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है फीडबैक लीजिए पेशेंट से।
तो स्टाफ को सबसे पहले ट्रेनिंग दीजिए, बताइए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इसमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए सिचुएशन बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे जिसको हम बोलते हैं एनहेंस्ड कम्युनिकेशन। एनहेंस्ड सिचुएशन क्या होती है? एनहेंस्ड सिचुएशन क्या होती है? बेसिकली एनहेंस्ड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जैसे कोई ब्रेकिंग बैड न्यूज़, आपको कोई बैड न्यूज़ देना है, किसी मेजर डिजीज के बारे में पेशेंट को बताना है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस बताना है कि पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे, ये गड़बड़ हो गई, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पेशेंट को देना है, या किसी वॉयलेंट पेशेंट को हैंडल करना है, पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर को, तो ऐसी सिचुएशंस, जैसे किसी को कैंसर है, मेजर डिजीज है ना, अब इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर आपको एनहेंस्ड कम्युनिकेशंस की जरूरत है। ये एनईबीएच की बुक में भी, ग्लोसरी में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। एनहेंस्ड कम्युनिकेशन होता क्या है? ऐसी सिचुएशंस जहां पर आपको स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करके हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करना है, उसको हम एनहेंस्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब वो एनहेंस्ड कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो टूल यूज करते हैं, वो टूल्स क्या हो सकती हैं? वो आप डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हो। जनरली जो रिकमेंड किया गया है स्पाइक्स थ्योरी, तो स्पाइक्स की थ्योरी है एनहेंस्ड कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। वो स्पाइक्स थ्योरी क्या है? एस से है सेटिंग। तो सेटिंग से क्या मतलब है? आप जब इस टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हो तो लोकेशन क्या है उसका? आप डेफिनेटली एक प्राइवेट रूम में, काउंसलिंग रूम हो सकता है, वहां पर बैठ के आपको इंफॉर्मेशन देना, पब्लिक एरिया में नहीं। तो सेटिंग। पी से होता है परसेप्शन। नाउ आपको परसेप्ट करना है कि पेशेंट को क्या इंफॉर्मेशन पहले से पता है और क्या आपको ऐड ऑन करना है, क्या चीज़ बताना है, क्या पेशेंट सोच रहा होगा, वो चीज़ में दिमाग में रखना है। ठीक है। आई क्या है? इनविटेशन, या इसको इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इनविटेशन मतलब पेशेंट क्या आपसे जानना चाहता है, उसने क्या चीज़ आपसे इंक्वायरी की है, क्या इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। ठीक है। कुछ केस में हो सकता है कि वो कहते हैं कि जनरल पिक्चर बता दो, कुछ कहते हैं नहीं डिटेल्ड बताओ, तो उसका आपको ध्यान रखना है। कैसे आता है आपका नॉलेज। ठीक है। सो कैसे आप बात करते हो कि क्या पेशेंट को बताया गया, क्या नॉलेज आपको है, आप नॉलेज शेयरिंग करते हो, एजुकेट करते हो, बताते हो बेसिकली कि क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या पेशेंट के पास है, उसका नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने पेशेंट को बताना है। स्पाइक ई। ई से बात होती है इमोशंस। तो पेशेंट्स के इमोशंस को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है। और एस, एस है यहां पर समराइज। सेटिंग, परसेप्शन, इन्विटेशन, नॉलेज, इमोशंस। आपको एथिकल होके पेशेंट को एम्पैथी जिसको बोलते हैं, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। तो एम्पैथी प्रोटोकॉल का आपको यहां पर ध्यान रखना है। एम्पैथी क्या होता है कि आप कैसा फील कर रहे होंगे, मैं भी समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा होगा इस टाइम पर। ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, जैसे आप बता रहे हो कोई बड़ी बीमारी के बारे में, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे रिलेटिव को हुआ था और हम लोगों की तो हालत ख़राब हो गई थी। तो इस टाइप से करके उसके साथ इन्वॉल्व होना है। सो एम्पैथी, इमोशंस का ध्यान में रखना है पेशेंट को, ऐसा कि इस टाइम पे कैसे फील हो रहा होगा, तो कौन से वर्ड यूज करने हैं आपको,
उनका चयन करना चाहिए। तो आपकी जो पॉलिसी बनेगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉलिसी, आप उसमें डिटेल में डिफाइन करें, स्टाफ को एजुकेट करें कि अगर डेथ का किसी को न्यूज़ देना है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, किस तरीके से आप पेशेंट को काउंसिल करोगे, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताओगे ये क्या सिचुएशंस होगी, ठीक है, किस प्लेस पे आप वो बताओगे, सेटिंग, परसेप्शन, इन्विटेशन, नॉलेज, कैसे हो गया ये, नॉलेज मतलब कैसे हुआ, क्या हो गया था, क्या इसके रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं कि किन वजह से ये हो गया। तो वो नॉलेज आपको शेयर करना कि शायद ये कारण रहे होंगे, शायद ऐसा हुआ होगा इस वजह से, जिसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल देना है कि वो वायलेंट हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा करने पे उतर आए कि ऐसे कैसे बोल दिया। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव आ गया, तो आपको अपने वर्ड पे ध्यान रखना होगा ना। आजकल के लोग बेकार आदतें हो गई हैं, कुछ भी करते हैं, HIV टेस्ट कराया, ये पॉजिटिव आ गए। तो ऐसी वर्ड जब आप किसी को बोलोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं होगा। तो आपको बताना है, उसको पूरा नॉलेज शेयर करना है कि देखिए HIV टेस्ट कराया था, पेशेंट पॉजिटिव आया है, लेकिन आप इससे को अन्यथा ना लें, HIV केवल गलत चीज़ों की वजह से ही नहीं होता है। जो चीज़ ज़्यादा बताई जाती है, ज़्यादा हाइप की जाती है, उससे तो बहुत कम होता है। और भी कई सारे रीजन हैं, संक्रमित सुई जैसे बताते हैं ना, तो और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो आपको इसको सपोर्ट करना है, ना कि इसको निगलेक्ट करना है। तो ऐसे एजुकेट करना पड़ेगा, पेशेंट को बताना होगा, काउंसिल करना होगा। क्लियर है। अगर हम ये स्पाइक्स की थ्योरी, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्म करना, हर चीज को कंफर्म करके चलेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। तो 7 C's के अलावा आप एक मेरी तरफ से C ऐड कर लीजिए, जिसको आप PRE 8 है तो 8 ही C's ले लीजिए। कंफर्म्ड कम्युनिकेशन, आप जो भी कम्युनिकेट करें उसको कंफर्म कर लें कि भाई साहब यही समझे हो। वो एक एग्जांपल मैं जनरली देता हूँ कि एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वो उनको बुलाया गया कहीं पर जेल में बेसिकली, कि वहाँ पर जो कैदी हैं उनको एजुकेट करना है, उनको कुछ बताना है। तो वो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे शराब के हानिकारक प्रभाव। तो उन्होंने क्या किया कि हर किसी को समझाने के लिए तो जनरली हम क्या करते हैं, डेमो करते हैं। जब ज़्यादा लोगों को समझाना है तो हम बोल के ना, हम सोचते हैं कि अगर हम डेमो करें, एक नाटक नौटंकी करें, तो शायद ज़्यादा लोगों को मैसेज चला जाए। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने एक गिलास रखा, बोला कि शराब लेके आओ। शराब लेके आए, उन्होंने उस गिलास में शराब डाला, फिर कहते हैं कि ठीक है कुछ वॉर्म्स, कीड़े लेके आओ। वो कीड़े लेके आए, उन्होंने उसमें कीड़े डाले। थोड़ी देर बाद देखा कि वो कीड़े मर गए। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने पूछा कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता हूँ। तो जो इन्होंने वो मेरा 8th जो प्रोटोकॉल है, 7 C's के अलावा 8वां कंफर्म करना, तो उन्होंने कहा कि क्या समझे, कोई बताएगा। तो एक पर्सन उसमें से खड़ा हुआ भीड़ में से, उन्होंने कहा जी सर मैं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए क्या समझे। कि सर शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है। जरूरी नहीं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, सामने वाला उसी दिमाग से उस चीज़ को समझ रहा है। वो उस चीज़ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, वो अपने हिसाब से उसको समझ रहा है, उसको जितनी समझ है। तो अगर मैं उसको कंफर्म ना करूं, या वो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वो उसको कंफर्म ना करते, तो मैसेज क्या चला जाता। बोलना कुछ और चाह रहे थे कि शराब हानिकारक है, लेकिन मैसेज क्या चला जाता, फायदेमंद है, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। और फिर वो शराब जो लोग पीते हैं वो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। जिम्मेदार कौन हो जाएगा, वो मोटिवेशनल स्पीकर। समझ रहे हो प्रॉब्लम कितनी हो जाएगी। क्या उसकी गलती है, कहें तो नहीं है गलती, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलो नहीं किया तो मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए कंफर्म जरूर कर लीजिए आप कम्युनिकेशन को। आपने बोला सामने वाले से पूछ लो भाई साहब क्या समझे,
या क्या। तो सबसे पहली जिम्मेदारी मैं आपको बताऊं, जैसे आप सबसे ज़्यादा तो कॉल सेंटर वालों से समझ सकते हैं, जब आप फ़ोन करते हो कितनी बढ़िया तरीके से वो लोग बात करते हैं। उनके यहाँ वो सारी 7 C's जो मैंने आपको बताई, क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसीडरेट, कॉर्टियस, सारी 7 C's फॉलो करते हैं वो लोग, बहुत अच्छे से करते हैं। तो उनको ट्रेनिंग होती है, इसीलिए तो करते हैं वो। और हम फीडबैक दे रहे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि उनका फीडबैक अच्छा है, वो अच्छे से बातचीत करते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, और वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा। और जहाँ पर भी डेफिशिएंसी लगेगी आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, ट्रेनिंग लीजिए, वो आपको एजुकेट करेंगे, बताएंगे और आप फॉलो कर पाएंगे। सो कंफर्म करना है स्पाइक्स थ्योरी, बैड न्यूज जब भी देना है तो स्पाइक्स थ्योरी का यूज करना है। तो हेल्थ केयर लाइन में 7 सीट के साथ साथ में आपको स्पाइक्स थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम बातचीत कर रहे हैं एकांत है, ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन जब कोई शेयर करना है तो उसी कंसर्न पर्सन के साथ करिए जो कि इमोशनली अटैच्ड है उस पेशेंट के साथ में, उसके साथ या किसी और के साथ करना है, वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है कि पेशेंट्स का नियर रिलेटिव कौन है या कौन केयर टेकर है, आप उनको बुलाएंगे, ना कि भीड़ को कि सर आप मेरे साथ आइए। आप उनको एकांत में ले जाएंगे, उनको सारी सिचुएशन बताएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने कोशिश की थी लेकिन ये हो गया, या बाय मिस्टेक ये हो गया, कभी कभी केसेज में ऐसा हो जाता है। आपको एक्सप्लेन समझाना पड़ेगा, जो समझ सकता है वो फिर बाकी लोगों को समझा देगा। लेकिन आपने भीड़ को समझाया तो हो सकता है भीड़ आवेश में आके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, तोड़ फोड़ मचा दें। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। किसको इन्फॉर्मेशन बताना है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के फैमिली मेंबर को देना है। कहीं पर ऐसा जरूरी हो जाता है कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना नहीं पड़ेगा, अगर दे देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में आप उसके नियर रिलेटिव है उसको बता दो कि ये प्रॉब्लम है, क्या मैं पेशेंट को बता सकता हूं। और अगर वो रिलेटिव बोल रहा है तो वो उसको हमें कंसीडर करना है। जैसे वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, उनको मत बताना, आप जो मेडिसिन बोलोगे, जो ट्रीटमेंट दोगे, मैं जिम्मेदार हूं, मैं उसको ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप उनको मत बताओ। इससे उनके माइंड में कुछ और चीज़ें चलने लग जाएंगी, खराब ख्याल आने लग जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम उनको है या आप उनको मत बताइए। क्लियर है? तो वो सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। परसेप्शन, इन्विटेशन, नॉलेज, इमोशंस एंड देन समराइज करना, सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब इस स्टैंडर्ड में इसके अलावा अब बात आती है आपकी टूल। समझ गए हम। ऐसा कोई पेशेंट है जो कि वायलेंट है, वो फोन पर भी हो सकता है और वो फिजिकली भी हो सकता है। इतनी देर से मेरे पेशेंट को बिठा रखा है, अभी 1 घंटे में अल्ट्रासाउंड कर देंगे, अभी डॉक्टर आ जाएंगे, अभी डॉक्टर आ जाएंगे, मजाक बना रखा है, पेशेंट वायलेंट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? तो आपके उसके लिए भी आपको प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास कोई काउंसलर है, वो जाएगा, पेशेंट को एकांत में लेके जाएगा, समझाएगा, रीजन बताएगा, कारण बताएगा। या फ़ोन पर है तो किससे बात कराई जाए, अगर पेशेंट वायलेंट हो रहा है तो किससे बात कराई जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, वो सब आपको स्टाफ को एजुकेट करना पड़ेगा कि इफ सिचुएशन इज दिस, कोई गाली गलौज दे रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई किसी को गलत नज़र से देख रहा है, या कोई किसी को किसी से सेक्सी बातें कर रहा है, इस टाइप की सिचुएशंस को कैसे आप हैंडल करोगे? तो इसके बारे में आपके पॉलिसीज में डेफिनेटली लिखा होना चाहिए। अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो स्टाफ को ये भी ट्रेनिंग होना चाहिए कि क्या कम्युनिकेशन अनएक्सेप्टेबल हैं, स्टाफ के द्वारा भी, पेशेंट या उसके अटेंडेंट के द्वारा भी। ठीक है? जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज, अब चाहे पेशेंट अब्यूजिव लैंग्वेज कर रहा है
या फिर स्टाफ एब्यूज दे के बात कर रहा है, डॉक्टर गाली दे के बात कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में स्टाफ को एजुकेशन होगी तो वह इंसिडेंट रेज करेगा कि ये डॉक्टर तो गाली दे के बात करते हैं पेशेंट से, तो फिर मैनेजमेंट उसमें एक्शन लेगा, तो फीडबैक पता लग जाएगा, ठीक है ना। उसलिए भी खुद ना वो ऐसा बिहेवियर करें, उसलिए भी जरूर है आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। उसके लिए भी आपको अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन क्या होती है उनको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं हमारे हॉस्पिटल में ये चीज़ अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेप्शन में आप बैठे हुए और आप कुछ खा रहे हो और खाते खाते पेशेंट से बात कर रहे हो, हाँ जी सर बताइए, तो पीते पीते बात करो सर, जी सर, ये अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन है। आप ऐसे बात करेंगे या फिर आप पर्सनल टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, जी हाँ 1 मिनट होल्ड करना, हाँ जी सर डॉक्टर को दिखाना था, अरे रुकना यार 1 मिनट, अरे यार पेशेंट आया हुआ है, थोड़ी 2 मिनट होल्ड करो, सर कौन से डॉक्टर को दिखाना था, क्या बीमारी है, अच्छा सर ठीक है आप बैठ जाओ सर, हाँ 1 मिनट रुक जाओ सर, आप 2 मिनट बैठोगे मैं एक बार बात कर लूँ। पर्सनल टॉक नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट फ़ोन भी रिसीव कर रहे हो, उस टाइम पर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को बताना है, एक्सक्यूज करना है, उनसे सॉरी बोलना है, उनसे परमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं रिसेप्शन पे हूँ, मेरे सामने एक पेशेंट है, पेशेंट बोलता है कि हाँ जी मेरा ना अपॉइंटमेंट था, मुझे दिखाना था डॉक्टर को, उसी टाइम मेरा फ़ोन बज रहा है, पर्सनल फ़ोन है तो मुझे उसको अवॉइड करना है। लेकिन अगर प्रोफेशनल फ़ोन है, मान लीजिए फ़ोन की घंटी बज रही है या कोई फ़ोन इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है आपका, आपको पता लग रहा है डिस्प्ले में आ रहा है, इंटरनल भी हो सकता है, वो हो सकता है डॉक्टर फ़ोन कर रहे हो सकता है बाहर से कोई फ़ोन आ रहा है, तो आप पेशेंट को एक्सक्यूज करिए, सॉरी सर एक कॉल है, मे बी इंपॉर्टेंट हो, मैं एक बार फ़ोन ले लूँ। फ़ोन को प्रीफरेंस आपको देना है क्योंकि हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं कोई कोड हो गया, जैसे फायर लग गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कुछ ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आपको टीम को बताना है हॉस्पिटल लाइन में, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना इंटरनल लेवल पे भी, तो आपको फ़ोन को प्रेफरेंस पहले देना है, बट एक्सक्यूज करना है, परमिशन लेना है कि सर सॉरी सर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं एक बार फ़ोन ले लूँ, आप फ़ोन को लीजिए, पूछिए, अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सामने वाला दे रहा है तो आप उन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करिए। बट अगर लग रहा है कि फ़ोन सामने वाले ने ऐसे किया हुआ है, मान लीजिए आपका कोई स्टाफ किचन में है और आप उसके फ्रेंड हो, उसने ऐसे किया, हाँ जी आ जाओ यार लंच करने, लंच करते हैं, जनरली फ़ोन है, और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, इस टाइप की जनरल बात है, तो आप उसको एक्सक्यूज कर दीजिए फिर उस केस में कि सॉरी मैं पेशेंट के साथ बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करूँ, आप उसको फ़ोन को रख दीजिए। या कोई पेशेंट है मान लीजिए पूछ रहा है कि सर आप मुझे आपके एड्रेस पे आना है, कैसे आऊँ कैसे पहुँचूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपका असिस्टेंट है कोई साथ में है, या आप किसी को कन्वे कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉल, तो आप बता दीजिए कि सर मैं आपका कॉल कंसर्न डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आपको पूरा एजुकेट कर देंगे, पूरा गाइड कर देंगे। तो आपको प्रायोरिटी देखना है कि पेशेंट जो दिखाने आया है वो उसकी प्रायोरिटी है या कॉल जो इंपॉर्टेंट है उसकी प्रायोरिटी है। अब मान लीजिए किसी ने एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया कि मेरा पेशेंट यहाँ पर ना हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें एम्बुलेंस चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो आपको या तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा जो भी कंसर्न टीम है, या फिर आपको उसको इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी पड़ेगी कि ठीक है सर आप अपना मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, मुझे लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर है, हमारे डॉक्टर अभी आपको कॉल करके आपसे सारी चीज़ें पूछ के एम्बुलेंस किस कैटेगरी की भेजना है, ACLS या BLS, उस हिसाब से आपके पास एम्बुलेंस भेज देंगे। तो ये क्या है, ये मैं सारे एग्जाम्पल किस लिए दे रहा हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, क्या आपकी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेबल है, क्या नॉट एक्सेप्टेबल है। अब किसी पेशेंट ने बोल दिया वाह मैडम आपकी लिपस्टिक तो बड़ी मस्त लगती है, मेरे लिए लगा के आते हो क्या, मेरे को इंप्रेस करने के लगा, ये क्या है, ये सेक्सुअल हरासमेंट की कंडीशन में, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट भी बोलते हैं। तो अगर किसी स्टाफ का या किसी पेशेंट का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, इंटरनल कंप्लेंट हमारे पास कमेटी होना चाहिए जिसके बारे में हम डिटेल में HRM चैप्टर में बात करेंगे, तो वो उस प्रोटोकॉल के माध्यम से उसको प्रोसेस को फॉलो करके उसको रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो एब्यूजिव लैंग्वेज हो गया, टॉकिंग ऑन फोन पर्सनली, जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो उस टाइम आप पर्सनली
कुछ और काम भी कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन की कंप्लीट आप लिस्ट बनाएंगे। ये बिहेवियर, या तो बिहेवियर या आपकी बातें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, उसके बारे में स्टाफ को एजुकेट करिए, पेशेंट को भी एजुकेट करिए, पेशेंट को भी बताइए कि जब पेशेंट एडमिशन ले रहे उसी टाइम पे बताइए कि ये सब चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आप स्मोकिंग करते हुए आइए, आप ड्रिंक करके आइए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना पेशेंट के लिए, ना स्टाफ के लिए, ना विजिटर्स के लिए। क्लियर है? आप तेज तेज आवाज़ में बातें करें, बहुत ज़्यादा तेज तेज आवाज़ में बात करें, एक्सेप्टेबल नहीं है। टू स्लो, आप इतना धीमे बात करें सामने वाले को सुनाई ना दे, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें डेवलप करना है, क्या जेस्चर, क्या स्किल्स, क्या पोस्चर हमारा होना चाहिए, कहाँ पर हमें साइन लैंग्वेज का यूज करना है। अब पेशेंट को कुछ समझाना है तो डॉक्टर आपने देखा होगा कितना अच्छे से कई जगह एक्सप्लेन करते हैं, वो पूरा इमेज बना देते हैं कि देखिए ये आपका आई है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये जो है आपका ये लूज हो रहा है, तो पेशेंट को समझ में आता है कि ओके दिस इज द इशू। तो अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आपका ये डेवलप हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपका ये ब्रेक हो रहा है, या आपको यहाँ पर जो सेल है, इस सेल ने आपके यहाँ की बाकी सेल्स को भी, तो हमें इसको कीमोथेरेपी करके इन सेल्स को लेजर के थ्रू इसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ता चला जाए। तो एजुकेट करना, समझाना, बताना, जहाँ पर हमें इमेज बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो साइन लैंग्वेज का यूज करें, इमेज बनाएं, इमेज से बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब मैं आपको कुछ लिख के समझा रहा हूँ और एक बोल रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है ना। इमेज बना के समझाऊँ तो और भी इफेक्टिव होगा ना वो। अब मैं रोड की बात कर रहा हूँ तो रोड ऐसे बनाऊँगा तो दिखेगा ना कि रोड है, तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा होता है। तो जब भी, अब यहाँ तो चलो ठीक है कि हम क्लास कर रहे हैं तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो, लेकिन पेशेंट, आप भी मूड से आए हो क्लास लेने के लिए तो आप समझने के मूड से आए हो, लेकिन पेशेंट का मूड ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, वो उसको टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, हो सकता है उसको बीमारी है, उससे ज़्यादा टेंशन ये हो कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा। हाय राम, ये बीमारी हो गई, कैसे पैसे लगाऊं, क्या करूं, कहाँ से अरेंजमेंट करूं, उसने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो प्रॉब्लम में हो सकता है ना, किससे उधार मांगूं, वो टेंशन है। वो तो भूल जाएगा क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं भूलना है, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। तो मैं तो ये गाइड करता हूँ कि सबसे पहले तो खुद सीख जाओ। आप जब भी किसी से बातचीत करो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैंने देखा है जनरली सेटअप्स में क्या होता है, जब हमारी कोई डेजिग्नेशन पोजीशन होती है ना तो हमें उसका घमंड हो जाता है, हम प्राउड हो जाता है। मैं CEO हूँ, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। तो फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किसी नर्स को फ़ोन करेगी, हाँ जी नीचे आओ। क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? एक नया स्टाफ है, उसको क्या पता कौन है ये, वो कहेगा नीचे आओ बुलाया था, वो पूछेगा अरे ना मेरे पास अभी फ़ोन आया था, किसी ने मुझे नीचे बुलाया है। वो कहेंगे अच्छा शायद NS मैम का फ़ोन होगा, वही ऐसे फ़ोन करती हैं। वो गई NS मैम के पास, मैडम आपने बुलाया था? नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। अरे यार किसने बुलाया था? जो कम्युनिकेट करा वही इफेक्टिव नहीं है। तो जब आप ऐसे हो, आपको पता लग गया, तो आप बताओ क्या जाता है, आप बताइए हेलो मैं ये बात कर रही हूँ, अपना नाम बताएं, मेरे को आपसे ये बात करनी है इस बारे में, आप एक बार क्या मेरे केबिन में आ सकती हैं, क्या मेरे से ये बातचीत अभी हो सकती है? अगर आप इम्पोर्टेंट कुछ कर रहे हो, पेशेंट के साथ बिजी हो, तो आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। जब आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करी तो सामने वाले को डर भी खत्म हो गया, उसको पता भी लग गया मुझे किससे बात करनी है, वो प्रिपेयर होके आएगा। हो सकता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि मुझे ना उस पेशेंट के बारे में पूछना था, तो वो तैयार होके आएगा ना कि अच्छा हाँ उस पेशेंट का ना ये वाला टेस्ट हो गया, लेकिन वो वाले डॉक्टर की ओपिनियन अभी है नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। अब उसको बताए नहीं, हाँ जी नीचे आ जाओ। अब वो चले गए नीचे, अच्छा वो पेशेंट का वो टेस्ट हो गया नहीं हो गया? वो कहेंगे अरे मैडम वो तो मेरे को फाइल में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले वाले हैंडओवर में था, उस स्टाफ ने कराया होगा, तो मैं फाइल लेके आ जाऊँ एक बार। तो क्या हो रहा है, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज हो रहा है ना। वो कितने एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे पहले हम सीख जाएं कि हमें जब भी किसी से बात करना है। अगेन मैं एग्जाम्पल दूंगा कॉल सेंटर का। वो क्या आपसे बात करते हैं, सर मैं ये बात कर रहा हूँ,
यहाँ से बात कर रहा हूँ। अगर होल्ड पे भी करें तो क्या परमिशन लेते हैं, सर क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकता हूँ, मुझे सीनियर से बात करना होगा, करते हैं ना। तो हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते? चाहे मैं कोई भी डेजिग्नेशन पे हूँ, चाहे मैं ओनर ही क्यों ना हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, विनम्रता, पोलाइटनेस, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, स्पाइक्स थ्योरी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मैं सिस्टम से बड़ा थोड़ी ना हो सकता हूँ। मैं सिस्टम फॉलो करूंगा तो बाकी लोग तो मेरे से सीख ही सकते हैं ना। तो मेरे लिए तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इफ़ आई एम द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ओनर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो और भी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हों, इफेक्टिव हों। क्लियर है?